ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की में बात कर रहे हैं इंडिया अलायंस की, जहां एक तरफ कांग्रेस ने 539 सीटों पर अपने कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राउंड टेबल पर बातचीत की जा रही है। स्टेट वाइज लीडर्स को बुलाया जा रहा है और हर स्टेट में क्या फॉर्मूला निकाल सकता है इंडिया अलायंस, इस पर चर्चा हो रही है सीट शेयरिंग को लेकर। कल बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और आरजेडी की बैठक हुई। ये बैठक दिल्ली में कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर पर हुई, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर कोई खास नतीजा नहीं निकल पाया। सवाल यह है कि बिहार में सीट शेयरिंग पर पेंच कहां पर फंसा है। दरअसल लालू और नीतीश ने जो फॉर्मूला तैयार किया है वो कांग्रेस को मंजूर नहीं है। फॉर्मूले के मुताबिक बिहार की 40 सीटों में से आरजेडी और जेडीयू 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 4 सीट और लेफ्ट को 2 सीट देना चाहता है ये गठबंधन। लेकिन कांग्रेस पार्टी पहले 10-11 सीटों का दावा ठोक रही थी, अब 8 सीटों की डिमांड कर रही है। अब इसी को लेकर पेच फंसा है। नीतीश कुमार 2019 में जो 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, वो उन सीटों पर अपनी दावेदारी कर रही हैं और गेंद आरजेडी के पाले में डाल दिया है कि कांग्रेस को मनाने की जिम्मेदारी लालू यादव की है। कल आरजेडी के नेताओं के साथ बातचीत हुई और उसके बाद जब नेता बाहर निकले आरजेडी के, तो कुछ खास इस बैठक में हुआ है ये बताने में वो भी असमर्थ थे। हालांकि इन सबके बीच जेडीयू जरूर बयानबाजी कर रही है। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने कांग्रेस पर अटैक किया है। केसी त्यागी ने कहा कि कांग्रेस जहां पर मजबूत है वहां गठबंधन के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सहयोगी दलों को से वो ज्यादा सीटें मांग रही है। जनता दल यू इंडिया गठबंधन का संस्थापक सदस्य, भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़ी हुई तैयारियां हैं वो हमें चिंतित करती। इंडिया गठबंधन के संगठनात्मक ढांचे से लेकर के उम्मीदवारों के चयन से और संयुक्त सभाओं के ना होने पर हम चिंतित भी हैं और कंसर्न फील भी करते हैं और चाहते हैं कि सब चीज़ जल्दी दुरुस्त हो। कांग्रेस रूल्ड स्टेट में या कांग्रेस जहां बड़ी पार्टियों में सब कुछ ठीक है, किसी के साथ कोई सीट शेयरिंग नहीं है, लेकिन जो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं या जहां उनकी ताकत ज़्यादा है, वहां अनुपात के से अधिक सीटें मांगना कांग्रेस पार्टी का अव्यावहारिक काम है। संयोजक वाला सवाल अब हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। नीतीश कुमार इसके निर्माता हैं, जो पद संयोजक से बड़ा है, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस पार्टी को पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग नहीं करनी चाहिए। ये बीजेपी के हाथों में खेलने जैसा है। कांग्रेस बीजेपी के हाथों खेल रही है। इस सवाल पर जो पश्चिमी बंगाल में अधीर चौधरी के वक्तव्य से हम असहमत हैं, उनका बयान बीजेपी की मदद करने वाला है। तो आपने केसी त्यागी को सुना। केसी त्यागी कह रहे हैं कि अव्यावहारिक डिमांड जो है वो कांग्रेस कर रही है, उसका ये जो व्यवहार है वो बिल्कुल भी जायज नहीं है अगर गठबंधन में रहना है, क्योंकि जहां पर कांग्रेस मजबूत है वहां कांग्रेस आसानी से काम कर रही है, लेकिन जहां पर स्थानीय दल मजबूत है वहां कांग्रेस की डिमांड ज्यादा है। हर्षवर्धन जी, अव्यावहारिकता कहीं इस इंडिया अलायंस को तो भारी नहीं पड़ जाएगी, या अपनी रफली अपना राग कहीं आने वाले वक्त में बिहार में तो समीकरण नहीं बिगाड़ देगी? देखिए, अव्यावहारिक है और हो सकता है कि भारी भी पड़ जाए, लेकिन केसी त्यागी जैसे नेता के मुंह से सुनकर मुझे तो कम से कम बहुत निराशा हुई। और ये केसी त्यागी ने लोकतंत्र को कुचलने का भी दौर देखा है, आपातकाल भी देखा है। वो बार बार टीवी चैनलों पर आते हैं तो वो किस्सा भी सुनाने लगते हैं, तो वहीं से 75-77 से ही शुरू करते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य देखिए कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को कुचलने वाला कृत्य तृणमूल कांग्रेस के नेता करते हैं। जिस तरह की घटना हुई उसके बाद कोई भी क्या कह सकता है कि वहां किसी तरह की कानून व्यवस्था है क्या, लॉ एंड ऑर्डर खत्म नहीं हो गया है क्या, 356 नहीं लागू होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद केसी त्यागी जैसा नेता ये कह रहा है कि नहीं, अधीर रंजन चौधरी को ये नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि 2024 में हम साथ मिलकर लड़ेंगे तो ममता जी के राज में, ममता जी के सत्ता संरक्षण में किसी भी तरह से भारत के संवैधानिक दायरे में बनी हुई संस्थाओं को जिस तरह से कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से खूनी हमला करने की कोशिश हो रही, उसको भी आंख मूंद लिया जाए। इसी से आप समझ सकते हैं इस गठजोड़ का जो पूरा, जिसको हम कहते हैं ना कि सार क्या है। ये गठजोड़ एक दूसरे के बुरे कर्मों को सिर्फ छिपाने भर के लिए,
कि भाई तुम बोलो मत, अभी गलत कर रहे हो कोई बात नहीं, भ्रष्टाचार कर रहे हो कोई बात नहीं, राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं कोई बात नहीं। और जहां तक रही अव्यावहारिकता की बात, तो नीतीश कुमार की ये जो 16-17 सांसदों वाली ताकत है, ये किसकी ताकत है? क्या नीतीश कुमार की ताकत है क्या? ये तो 2014 से 2019 में जहां 2 सीट नीतीश कुमार की थी, वो 16 सीट पर अगर पहुंच गए, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का साथ होना था। क्या इस व्यवहारिकता को केसी त्यागी भूल गए? और मुझे लगता है कि दरअसल ये जितने भी विपक्षी दल हैं, ये अपने अपने राज्य में अपनी सहूलियत के लिहाज से बात कर रहे हैं, और जब उसमें लोकतंत्र को कुचला जाना भी इन्हें मंजूर हो जाता है, तो शायद ये कोई भी समझौता करे, कोई भी व्यवहारिकता कर ले, लेकिन जनता इनको किस तरह से देखेगी, ये बड़ा प्रश्न होगा, और उसका उत्तर मुझे सकारात्मक नहीं दिखता है। ये पूरे की पूरे टारगेट राहुल जी कांग्रेस को तमाम स्थानीय दल कर रहे हैं। अब जेडीयू की तरफ से बयान आना, हालांकि आरजेडी की तरफ से भी कल बयान आया था कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बहुत बढ़िया रहा, सब कोई मिलकर चुनाव लड़ेगा। क्या ये पूरी जिम्मेदारी जेडीयू ने आरजेडी पर सौंप दी है कि आप ही अब बात करिए कांग्रेस से, आप ही बार्गेनिंग करिए और आप ही सीटों का बंटवारा करिए अब बिहार में? देखिए, ये तो जेडीयू की तरफ से साफ साफ बयान भी आ गया था कि आरजेडी ही कांग्रेस के साथ बात करेगी, आरजेडी ही तय करेगी कि उनको कितनी सीटें देनी है। वैसे अगर हम देखा जाए तो पिछली बार 9 सीटों पर जब कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, तो उसमें से वो ज़्यादातर सीटें हार गए थे, 1 सीट उनको मुश्किल से मिली थी और बाकी सब सीटें हार गए थे। तो उनका वैसे भी बिहार में कोई खास दावा बनता नहीं है। ऐसे में क्योंकि कांग्रेस इस तरह की मांगें कर रही हैं, शायद इसीलिए जेडीयू ने जो है वो आरजेडी को ये कहा है कि लालू प्रसाद यादव जी उनसे बात करें कांग्रेस से और उनको मनाएं कि आखिर वो उन्हीं जो उनको दी जा रही हैं 4 सीटें, उन्हीं पर चुनाव लड़ें, क्योंकि वही ऐसी सीटें हैं जहाँ पे कांग्रेस जो है चुनाव जीत सकती है। तो ये कोई गलत मांग जो है आरजेडी और जेडीयू की तरफ से है नहीं, क्योंकि जेडीयू ने पिछली बार जो 17 सीटें लड़ी थी उसमें 16 वो जीत गए थे। तो ऐसे में उनका दावा फिर भी बनता है कि वो जो 17 सीटें पिछली बार लड़े थे और उसमें 16 जीत गए थे, तो उनका दावा बनता है कि वो 17 सीटों पर चुनाव लड़ें। ऐसे ही आरजेडी का भी स्कोर अच्छा रहा है, तो वो भी कोशिश करेंगे कि उन सारी सीटों पे लड़ें। देखिए, पिछली बार का चुनाव इस बार और पिछली बार में बहुत फ़र्क है। पिछली बार बीजेपी और जेडीयू एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और उस वक्त देखिए बीजेपी को उससे घाटा हुआ था, जबकि ओवरऑल सीटें 39 उनको मिली थी गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को। लेकिन बीजेपी की अगर आप वोट शेयर को देखें तो वोट शेयर घट गया था बीजेपी का 2014 के मुकाबले। तो बीजेपी को ये पता है कि उनको अकेले अगर वो जाते हैं चुनावों में, उनके 3-4 गठबंधन वहाँ पे घटक दल हैं, उनके साथ अगर चुनाव पे जाते हैं और मेजर सीटें बीजेपी खुद लड़ती है, तो उनके लिए तो साफ है कि वो मतलब लगभग 35 सीटों के आसपास सोच रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो उनके लिए साफ है कि वो उन सीटों को निकाल सकते हैं, उनको बेहतर फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर जो जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन और लेफ्ट उसमें जो शामिल है, इसमें किस तरह से रिजल्ट आएंगे ये अभी भी देखने की बात है। और यही शायद असेसमेंट इन दलों के भीतर हो रहा होगा कि आखिर इनको कोशिश वो करनी चाहिए कि जिन सीटों वो पहले कई बार जीत चुके हैं उन्हीं सीटों पर वो चुनाव लड़ें। अब देखिए, कांग्रेस अभी कह रही है कि सिर्फ राय ली जा रही है, अभी तो सीटों पर सिर्फ बातचीत की जा रही है, तबकि जो स्थानीय दल हैं वो अपनी जल्दबाजी को अपने बयानों में उजागर कर चुके हैं, कह चुके हैं कि जल्दी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ जाना चाहिए। लेकिन ये कितना जल्दी आएगा, कितना वक्त लगेगा, ये जरूर देखने वाली बात है। कल बिहार के आरजेडी से चर्चा हुई है, जेडीयू से चर्चा होना बाकी है। आज दिल्ली और पंजाब को लेकर चर्चा हो रही है। सीट शेयरिंग को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टकराव के हालात बने हुए हैं। इस बीच आज दिल्ली में मुकुल वासनिक के घर पर एक बार फिर बैठक होने जा रही है। आज की बैठक में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होना है। बैठक में कांग्रेस की ओर से मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत, अरविंदर सिंह लवली और सलमान खुर्शीद शामिल हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से सांसद संदीप पाठक, दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज शामिल हैं। बैठक में पंजाब की 13 सीट और दिल्ली की 7 सीटों के लिए फॉर्मूला तैयार किया जाएगा। पिछले चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों पर दोनों ही पार्टियों का सुपड़ा साफ हो गया था, दोनों ही पार्टियां शून्य पर आउट हो गई थीं, जबकि पंजाब की 13 सीटों पर कांग्रेस को 8 सीटें मिली थीं और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट गई थी। लेकिन फिलहाल ये दोनों ही पार्टियां दोनों ही स्टेट में अपना अपना दावा ठोक रही हैं। 13 सीट पंजाब में आम आदमी पार्टी लड़ना चाहती है। बैठक शुरू होने के पहले ही आपके नेता संदीप पाठक ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि जहां जहां आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं और आपका संगठन मजबूत है, उन सभी राज्यों को लेकर चर्चा होगी। यानी कि बैठक में आप दिल्ली और पंजाब ही नहीं, हरियाणा, गुजरात और गोवा में भी गठबंधन की मांग कर सकती है। सारी जितने भी इम्पोर्टेंट स्टेट्स है जहाँ पे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है और जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है, उन सारी स्टेट्स को, इम्पोर्टेंट क्रिटिकल स्टेट्स को लेकर बैठेंगे
और सभी पे चर्चा होगी। निश्चित रूप से सारे पार्टनर सीरियस है और दी ओनली थिंग इज कि जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहेगा। बाकी सही दिशा में जा रहा है। तो सही दिशा में ये बातचीत जारी, ये तो जरूर कहा जा रहा है समीर जी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की बात करेंगे तो सेकंड ऑर्डर के जितने भी नेता हैं वो आज दिल्ली में राउंड टेबल पर बैठकर चर्चा करेंगे। लेकिन केजरीवाल गुजरात में जाकर भरूच सीट को जरूर अपने नाम कर रहे हैं या अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर रहे हैं। यानी केजरीवाल भी वही कर रहे हैं जो कांग्रेस कर रही है, प्रेशर पॉलिटिक्स। निश्चित रूप से देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो मीटिंग हो रही है दिल्ली और पंजाब को लेकर, उसमें सबसे ज्यादा पेच इनका पंजाब को लेकर फंसने वाला है। 13 सीटों पे गठबंधन कैसा हो, इनके भी सबसे बड़ी चुनौती होगी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में हमने 92 सीटें जीती है, तो हम 13 की सीटें जीतने की स्थिति में हम आपको जितना सीटें देंगे उस पर आप लड़ लीजिए। कांग्रेस का यह कहना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव, आपको बीच में रोक रही हूं, उस बात को आप पूरा करिएगा। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से सीधा संवाद कर रहे हैं, लिए चलते हैं। हमारी सरकार अपना दायित्व समझती है, इसलिए ये मोदी की गारंटी की गाड़ी गांव-गांव जा रही है। जब से ये यात्रा शुरू हुई है तब से लगभग 12 लाख नए लाभार्थियों ने उज्ज्वला के मुफ्त गैस कनेक्शन के लिए आवेदन किया है। कुछ दिन पहले जब मैं अयोध्या में था, वहां उज्ज्वला की 10 करोड़ भी लाभार्थी बहन के घर गया था। इसके अलावा सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम स्वनिधि के लिए भी इस यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। साथियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 2 करोड़ से ज्यादा गरीबों के स्वास्थ्य की जांच हुई है। इसी समय में 1 करोड़ लोगों की टीबी की बीमारी की भी जांच हुई है। 22 लाख लोगों की सिकल सेल एनीमिया की जांच हुई है। आखिर ये सारे लाभार्थी भाई बहन ये कौन लोग हैं? ये सारे लोग गांव, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लोग हैं, जिनके लिए डॉक्टर तक पहुंचना पहले की सरकारों में एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। तो प्रधानमंत्री इस यात्रा के जरिए लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं और एक बार फिर से अपनी सरकार की योजनाओं की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। समीर जी, यही साफ अंतर देखने को मिल रहा है ना, अभी जो हम चर्चा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो रस्साकसी है उसको लेकर कर रहे थे। पीएम फोकस्ड है और यहां एक दूसरे पर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, देखिए पंजाब के अंदर यही हो रहा है। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाई हमने 2022 के चुनाव में 92 सीटें जीती थी। 2014 में हमारी सबसे ज्यादा सीटें हमारी पार्टी की 4 यहां पर आई थी। 2019 में भले ही हम 1 सीटें जीते। कांग्रेस ये कह रही है कि हम 2019 में हमने 8 सीटें जीती थी यहां पर। अब ये समस्या है कि कांग्रेस भी पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा स्पेस देने को तैयार नहीं, और आम आदमी पार्टी चाहती है कि पंजाब में जिस हिसाब से सरकार बनाई है 13 में से हम 2 सीटें कांग्रेस को दे दे। कांग्रेस के संग समस्या यह है कि पंजाब एक ऐसा राज्य रहा है जहां से कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। कांग्रेस चाहती है कि उन 8 सीटों पर चुनाव लड़े, जिससे उसका जो सीटों का पूरा टैली होगी वो पंजाब एक बड़ी भूमिका निभाए। लेकिन आज पंजाब कांग्रेस के लिए एक ऐसा गली का फास बना हुआ है कि जहां आम आदमी पार्टी उन्हें स्पेस देने के लिए तैयार रही है। मुझे लग रहा है जो स्थिति पंजाब के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बनी हुई है, वही भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के बीच होने वाली है। 2019 के अंदर अकाली दल के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी और 2 सीटों के अंदर गुरदासपुर और होशियारपुर पर चुनाव जीती थी। अब भले ही कई नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए, जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उनकी पत्नी जो पटियाला से सांसद है, उन्हें पार्टी से निकाल दिया कांग्रेस से। संभावना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को जानती है कि पंजाब में बिना अकाली के समर्थन के वह सीट नहीं जीत सकती है, तो उन्हें अकाली की समर्थन की जरूरत पड़ेगी। और अकाली दल भी इस बात को जानता है कि पंजाब में उन्हें भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की जरूरत है, क्योंकि अकाली दल भी वहां से 2 सीटें जीती थी। सुखविंदर सिंह ने जीती थी फिरोजपुर की, और उनकी वाइफ ने सीट जीती थी भटिंडा की। तो मुझे लग रहा है कि पंजाब की राजनीति के अंदर अगर आप 13 लोकसभा सीटों देखोगे तो वहां चारों जो दल है, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो
या अकाली दल हो, चारों को वहां पर गठबंधन की जरूरत है और उसी आधार पर यह वहां पर राजनीति होगी। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा मजबूरी कांग्रेस की वहां गठबंधन करने की है, क्योंकि कांग्रेस अगर गठबंधन नहीं करती तो कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान पंजाब के अंदर होने वाला है। ऐसी स्थिति में उसके लिए एक सीट जीतना भी मुश्किल होगा और आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि 13 में से ज्यादा सीटें हम वहां जीत जाए। तुम कांग्रेस को स्पेस देने को तैयार नहीं है। मुझे लग रहा है दिल्ली के 7 सीटें पे तो आम आदमी पार्टी भी जानती है और कांग्रेस भी जानती है कि दोनों मिलकर लड़ेंगे तब भी भारतीय जनता पार्टी को वहां दिल्ली में रोक नहीं सकती है। इसलिए दोनों दलों का फोकस पंजाब में ज्यादा है कि पंजाब से ज्यादा सीटें हम ले ले, जिससे पंजाब में हम अपनी सीटों की संख्या बढ़ा सके। अभी देखना होगा कि कितने सीटों पर इनकी सहमति बनती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पंजाब में कांग्रेस को 3-4 सीटें दी जाएगी, बाकी सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी और दिल्ली में भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी से कहेगी आप 3 सीटें लड़ लीजिए, बाकी 4 सीटों पर हम लड़ेंगे। ये गठबंधन इस 20 सीटों पर कैसा होता है ये देखना होगा। लेकिन एक बात और है कि 2019 के चुनाव में 13 सीटों में से 12 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। कांग्रेस इस बात का जरूर जिक्र करे कि आप तो 12 सीटों पर जमानत जब्त कर चुके थे, ऐसे में आपको इतनी सीटें कैसे दें। तो अभी बातचीत जारी है, देखते हैं 20 सीटों पर इनके बीच सहमति कैसे बनती है। देखिए यहाँ पे ना मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ कि जो पंजाब है वो बीजेपी के लिए भी आसान नहीं होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर 3 ऐसी सीटें हैं, जालंधर, लुधियाना, फिरोजपुर, जो कि बीजेपी अकाली दल से मांगती है। अब अकाली दल उसको देगा नहीं देगा, वो गठबंधन भी कहीं ना कहीं जो है फंसा हुआ है कि वो गठबंधन होगा या नहीं होगा। लेकिन ये तो वो स्टेट हैं जहां पर इंडिया अलायंस की पार्टी मजबूत है। हर्षवर्धन जी, दोनों एक ही लाइन पर चल रहे हैं। अगर हम कांग्रेस का पैटर्न देखें, अखिलेश यादव का माफ कीजिएगा केजरीवाल का हम पैटर्न देखें, तो दोनों का पैटर्न एक जैसा है। जहां जहां मजबूत है वहां हमें किसी की जरूरत नहीं है। ऐसे में कितनी गुंजाइश है, कितना केजरीवाल झुकेंगे या कितनी सीटों पर वो समझौता कर पाएंगे, खासकर दिल्ली और पंजाब को लेकर? देखिए, समझदारी तो यही है कि जहां जो मजबूत है उसको ही अपर हैंड दिया जाए। लेकिन दिल्ली और पंजाब का मसला एकदम अलग है। यहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगभग बराबर मजबूत है। आप भले ही अब उसको विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखेंगे तो 92 सीट जब आ गई 119 की विधानसभा में, तो फिर तो वो बहुत बड़ी जीत हो जाती है। लेकिन वैसे अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी के सांसद 8 थे, कांग्रेस पार्टी का संगठन है, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वहां, और कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं कि एकदम से खत्म सी हो गई है। दिल्ली में भी अगर देखें तो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी फिर से अपने को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है और अरविंद केजरीवाल का पूरा आधार ही, तो जो लोग ये कहते हैं कि दूसरे और तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस रहे, ये दोनों मिल जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में हरा देंगे। दिल्ली की 7 सीटों का समीकरण एकदम अलग होने वाला है। और आप कल्पना कीजिए कि चुनाव के समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50 घंटे का रोड शो मान लीजिए दिल्ली में कर देते हैं, 7 की 7 लोकसभा कवर करके करते हैं, तो ये सारा समीकरण, ये जो डायनेमिक्स है वो बदल जाएगा। पंजाब एकदम अलग है। पंजाब में अभी तक भारतीय जनता पार्टी वो छाप नहीं छोड़ पाई है। अब वहां इन दोनों को समझौता करने में थोड़ा सा, कहें कि एक दूसरे के लिए कलेजा थोड़ा सा ज्यादा कड़ा करना पड़ेगा। और वहां अगर ये ठीक से समझौता करते हैं तो 13 की 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के लिए बड़ी चुनौती, बड़ा संकट पेश कर सकते हैं। दिल्ली बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं ना कि दिल्ली दूर है, तो सिर्फ दिल्ली लोकसभा चुनाव के लिहाज से नहीं दूर है, इन 7 लोकसभा के लिए भी दूर है, क्योंकि यहां भारतीय जनता पार्टी अकेले भी बहुत मुश्किल इनको करने वाली है। पंजाब की स्थिति थोड़ा सा अलग है, वहां समझदारी दिखाएंगे क्या, क्योंकि केजरीवाल भी उस तरह के व्यक्ति हैं कि जरा सा भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस कहेगी तो नहीं, लेकिन उसके मन में भी तो इच्छा होगी ना कि कांग्रेस पंजाब एक ऐसा राज्य रहा जहां कांग्रेस 1984 के दंगों का दाग होने के बावजूद फिर भी उस स्टेट में सिखों का वोट हासिल करती रही। शिरोमणि अकाली दल कहां जाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होगी, वो भी एक बड़ा समीकरण होगा जिसके आधार पर ये दोनों दबाव में आएंगे या नहीं आएंगे। कांग्रेस के संगठन के लिए वहां पे काफी मुश्किलें हैं। अमरिंदर सिंह के जाने के बाद वहां पे कांग्रेस का संगठन या कांग्रेस का कितना मजबूत है, ये भी टेस्ट की नहीं। मुश्किल ये भी हो गई ना कि नवजोत सिद्धू भी पूरी तरह से आउट हो गए, तो एक तरह से कहें कि जो लीडरशिप क्राइसिस होती है वो बड़ी हो गई। सुनील जाखड़ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन गए, तो लीडरशिप क्राइसिस कांग्रेस में बहुत ज्यादा है।